हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वही वाली सीरीज जो हमने 1000 क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की थी, उसी का नेक्स्ट पार्ट है ये। इसमें हम आगे क्वेश्चंस देखेंगे और ये 1000 क्वेश्चंस की सीरीज है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। बताइए, गांधी इरविन समझौते में निम्न में से कौन सी शर्त नहीं रखी गई थी? यहाँ पर लिख दिया गया है राखी गई थी, राखी नहीं था, ये रक्षाबंधन नहीं चल रहा है, ये क्वेश्चन चल रहे हैं। तो रखी गई थी, कौन सी शर्त थी वो नहीं रखी गई थी? क्वेश्चन पढ़िए और आंसर दीजिए जब तक मैं अपना पेन सेलेक्ट कर लेता हूं। बॉल पेन और इसका कलर भी हो जाए यार, ऐसी क्या बात है, नहीं होगा क्या? होगा। चलिए आंसर बताइए। कल हमने 25 क्वेश्चन किए थे, उसी में आगे ये क्वेश्चन कंटिन्यू कर रहे हैं हम। तो चलिए, पहला ऑप्शन इसमें दे रखा है द इंडियन नेशनल कांग्रेस शुड स्टॉप द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ऑप्शन बी इज रिमूवल ऑफ द साल्ट टैक्स allowing to produce or trade and sell legally. Option number third is withdrawal of the tax on a khadi production, and option number D is participation in the round table conference by the Indian National Congress. बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट हो जाएगा? तो देखिए, गांधी इरविन जो समझौता हुआ था वो सबसे पहले आप जान लीजिए कब हुआ था। जो गांधी और इरविन के बीच में एक पैक्ट हुआ था, गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जाना जाता है, ये हुआ था 1931 में। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, विड्रॉवल ऑफ द टैक्स ऑन द खादी प्रोडक्शन। क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है नहीं कि कौन सी शर्तें नहीं रखी गई थी। उसमें मैं बता देता हूँ कि जो पहली शर्त रखी गई थी वो ये रखी गई थी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद करना होगा, ये एक शर्त थी। रिमूवल ऑफ द सॉल्ट टैक्स, ये भी एक शर्त थी, मतलब कर दिया जाएगा। रिमूवल ऑफ द सॉल्ट टैक्स, ये भी एक शर्त थी। और तीसरी जो शर्त थी वो ये भी थी कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेगी। जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी वो हुई थी 1930 में, जिसमें कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 27, क्वेश्चन नंबर 27। वर्ष 1556 में मुगल सिंहासन निम्न में से किसने जीता था? बताइए किसने जीता था भाई? शेर शाह सूरी ने जीता था, जहांगीर ने जीता था, शाहजहां ने जीता था, या अकबर ने जीता था? देखिए, इस क्वेश्चन का वैसे तो आंसर नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि अकबर ने जीता था। आपको पता होगा कि 1556 में हुमायूं की डेथ हुई थी। उसके बाद जो सिंहासन पर बैठे थे उनका नाम था अकबर। अकबर जो बैठे थे वो 13 साल की उम्र में सिंहासन पर बैठे थे, ये आपको याद रखना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। बताइए, ब्रिटिश भारत के लिए संवैधानिक सुधारों का सुझाव देने के लिए यूनाइटेड किंगडम के 7 संसद सदस्यों का एक समूह था। सार्जेंट कमीशन, ऑप्शन नंबर बी इज फ्रेजर कमीशन, ऑप्शन नंबर सी इज हंटर कमीशन, एंड ऑप्शन नंबर डी इज साइमन कमीशन। There was a group of 7 members of the parliament from the United Kingdom constituted to suggest the constitutional reforms for British India. आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर है 28। आपको पता होगा कि साइमन कमीशन, ऑप्शन नंबर डी इसका जो है करेक्ट आ जाएगा। अगर साइमन कमीशन की हम बात करते हैं तो साइमन कमीशन जो कॉन्स्टिट्यूट किया गया था वो किया गया था 1927 में, और ये इंडिया में कब आया था? ये इंडिया में आया था 1928 में, ये आपको याद रखना है। और साइमन कमीशन में 7 मेंबर्स थे, और ये टोटल जो मेंबर्स थे ना 7, ये सारे के सारे ब्रिटिश के थे, यानी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के ही सारे मेंबर्स थे। इंडिया का एक भी बंदा इसमें नहीं था, इसीलिए इसका विरोध भी किया गया था। और यहाँ पर एक नारा भी निकल के आया था जिसका नाम था गो साइमन गो बैक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि रामपंत के महान कवि थे जिन्होंने रामचरितमानस कविता की रचना की? चैतन्य,
ऑप्शन बी इज वल्लभाचार्य, ऑप्शन सी इज निम्बार्क, ऑप्शन डी इज तुलसीदास। बताइए, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, तुलसीदास। और ये जो कंपोज की गई थी, ये की गई थी अवधी लैंग्वेज में, ये भी आपको याद रखना है। और ये कब की गई थी? 16th सेंचुरी में की गई थी, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि भारत में पहले मुगल सम्राट थे बाबर, हुमायूं, अकबर या शाहजहां। बताइए कौन थे? क्वेश्चन नंबर 30 है, बताइए कौन थे? Who was the first मुगल एम्परर इन इंडिया? तो फर्स्ट मुगल एम्परर जो थे उनका नाम था बाबर। बाबर 1526 में एक लड़ाई होती है, पानीपत की लड़ाई, जो कि इब्राहिम लोदी प्लस बाबर के बीच में होती है, जिसमें कि बाबर जी जीत जाते हैं और यहाँ से मुगल काल स्टार्ट हो जाता है। 1527 में एक लड़ाई होती है जिसका नाम है खानवा का बैटल। ये होती है राणा सांगा और बाबर के बीच में, जिसमें कि बाबर जीत जाते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर बाबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भगवान राम पर आधारित भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे। ऑप्शन ए इज नामदेव, ऑप्शन बी इज जयदेव, ऑप्शन सी इज विवेकानंद, ऑप्शन डी इज रामानंद। ये होगा विवेकानंद, ठीक है, और ये है रामानंद। बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, रामानंद। भगवान राम पर आधारित भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक रामानंद जी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। जात और सवार शब्द किस प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित हैं? ये हिंदी में गलत लिख दिया है। द टर्म्स जात एंड सावर आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम? किस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से ये रिलेटेड है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 32 है, इसका आंसर बताइए। ऑप्शन ए दे रखा है यहाँ पर जमींदारी सिस्टम, ऑप्शन बी दे रखा है यहाँ पर जोतदारी सिस्टम, ऑप्शन सी दे रखा है यहाँ पर इक्तादारी सिस्टम एंड ऑप्शन डी दे रखा है मनसबदारी सिस्टम। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मनसबदारी सिस्टम। इसको आप डायरेक्टली याद रखिए, मनसबदारी सिस्टम। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगरा में यमुना नदी के किनारे अपनी पत्नी मुमताज महल के लिए ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? बहुत सिंपल क्वेश्चन और बच्चों वाला क्वेश्चन है, आप सीधे सीधे इसको तो देखते ही लगा दोगे। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है शाहजहां। शाहजहां इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 33। अगर मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूँ कि जो ये ताजमहल बनवाया गया था शाहजहां जी द्वारा, इसकी जो फॉर्म थी यानी कि जो आर्किटेक्चरल फॉर्म थी वो कौन सी फॉर्म थी? ये आपको कभी कभी पूछ लेता है क्वेश्चन, तो मैं आपको बताता हूं ये कौन सी फॉर्म थी। ये फॉर्म थी पिट्रा ड्यूरल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। आप इसको याद रखिए, ताजमहल की जो स्टाइलिश फॉर्म थी, जिस फॉर्म में वो बना हुआ था, जो आर्ट थी, उसको हम कहते हैं पिट्रा ड्यूरल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। किसने बनवाया था? शाहजहां जी ने बनवाया था, और ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी लिया गया है। और आपको यहाँ पर एक और बात मैं बता दूं, जो दिल्ली का लाल किला है वो भी शाहजहां जी ने ही बनवाया था। दिल्ली का जो रेड फोर्ट है वो भी शाहजहां जी द्वारा बनवाया गया था। शाहजहां जी द्वारा मोती मस्जिद जो कि आगरा में स्थित है वो भी बनवाई गई थी। जामा मस्जिद जो कि दिल्ली में स्थित है वो भी शाहजहां जी द्वारा बनवाई गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। अकबर का पुत्र उसका उत्तराधिकारी सलीम, जिन्होंने एक शीर्षक लिया था जिसका अर्थ है विश्व का विजेता, बताइए कौन सा शीर्षक था वो? तो वो शीर्षक था जहांगीर। जहांगीर का अगर लिटरली मीनिंग पूछा जाता है तो जहांगीर का जो मीनिंग होता है वो होता है क्या? विश्व का विजेता, द कंक्वेयर ऑफ द वर्ल्ड। आप इसको डायरेक्टली याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। क्वेश्चन नंबर 35। 1975 से 1977 के बीच आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे?
ऑप्शन ए इज चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन बी इज इंदिरा गांधी, एंड ऑप्शन सी इज मोरारजी देसाई जी, एंड ऑप्शन डी इज राजीव गांधी जी. Who was the Prime Minister of India during the emergency between the year of 1975 to 1977? आपको पता है हमारे यहाँ पर 3 इमरजेंसियाँ हैं. आर्टिकल नंबर 352 में है एक है आर्टिकल नंबर 356 में, और एक है आर्टिकल नंबर 360 में. ये जो इमरजेंसी है ये है फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो कि आज तक नहीं लगाई गई है इंडिया के अंदर. अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी किसी देश में लगाई जाती है तो आप समझ सकते हैं कि उस देश की हालत सही नहीं है. चलिए हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं. ये हम पॉलिटी में पहुंच गए. अपना क्वेश्चन है कि हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द इमरजेंसी बिटवीन 1975 टू 1977. तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी. इंदिरा गांधी जी जो थी उस टाइम पर प्रधानमंत्री थी, और ये जो इमरजेंसी लगाई गई थी ये 19 महीने तक चली थी. 19 मंथ, 19 ऑफ मंथ्स. ठीक है, और इसका एक रीजन दे दिया गया था कि इंटरनल डिस्टरबेंस की वजह से ये इमरजेंसी लगाई गई थी. ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 36. दिल्ली में लाल किला और जामा मस्जिद के शासनकाल के दौरान वास्तुकला की विशाल उपलब्धियों के रूप में सामने आते हैं. नाम पूछा गया है कि उन व्यक्ति का नाम क्या था. देखिए दिल्ली की लाल किला और जामा मस्जिद के बारे में बात कर रहा है, तो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में तुम्हें बताया था कि दिल्ली में जो लाल किला बनवाया गया था वो बनवाया गया था शाहजहां जी द्वारा. ठीक है, और जो जामा मस्जिद है वो भी शाहजहां जी द्वारा बनवाई गई थी, वो भी दिल्ली में. मोती मस्जिद है आगरा में, वो भी शाहजहां जी द्वारा बनवाई गई थी. ठीक है, ये आप याद रखिए. इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शाहजहां. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने किस वर्ष 1799 में किस भारतीय स्मारक का निर्माण किया था. महाराजा सवाई सिंह जी के बारे में पूछा गया क्वेश्चन है. पहला यहाँ पर ऑप्शन दिया जा रहा है कि मैसूर पैलेस, ऑप्शन बी दिया जा रहा है कि हवा महल, ऑप्शन सी दिया जा रहा है लेह पैलेस, एंड ऑप्शन डी दिया जा रहा है मट्टनचेरी पैलेस. इसको तो आप ऑप्शन देख के लगा दोगे. राजा सवाई प्रताप जी की बात हो रही है यहाँ पर, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा. अगर मैं हवा महल के बारे में बात करता हूँ तो ये 1799 में बनवाया गया था, और इसमें 953 स्मॉल वॉल्स हैं, सॉरी स्मॉल विंडोज, क्या है, खिड़कियां हैं, स्मॉल विंडोज हैं. ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि इसमें कितनी खिड़कियां हैं, तो 953 खिड़कियां हैं. ये आपको याद रखना है. ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर वैसे हो जाएगा हवा महल. ऑप्शन नंबर डी, बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉर्ड कर्जन द्वारा कल्पना की गई विक्टोरिया मेमोरियल शहर के वास्तुशिल्पीय पराकाष्ठ चरम बिंदु का प्रतिनिधित्व करती है. दिल्ली, मुंबई, जयपुर या कलकत्ता. विक्टोरिया मेमोरियल कंसीव्ड बाय द लॉर्ड कर्जन represents the architectural climax of. सिटी का नाम पूछा गया है. ऑप्शन ए इज दिल्ली, ऑप्शन बी इज मुंबई, ऑप्शन सी इज जयपुर, एंड ऑप्शन डी इज कोलकाता. बताइए. तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा. अगर विक्टोरिया मेमोरियल की हम बात करते हैं, जो ये पैलेस था ये बनवाया गया था, ये कोलकाता में सिचुएटेड है, और ये बनवाया गया था 1906 से 1921 के बीच में बनवाया गया था, और क्वीन विक्टोरिया की मेमोरी में ये बनवाया गया था. ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने इसकी नींव रखी थी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर. निम्नलिखित में से कौन सी औपनिवेशिक काल में भारत के व्यापार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी. आयात की कमी, ऑप्शन बी इज निर्यात अधिशेष, ऑप्शन सी इज निर्यात में कमी, ऑप्शन डी इज आयात अधिशेष. गाइज अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना. ऐसे ही हम यहाँ पर क्वेश्चन करने वाले हैं. डेली हम यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं, और ये 1000 क्वेश्चन की सीरीज है. ये अगर 1000 क्वेश्चन आप कर लेते हो तो समझ लीजिए, अगर इन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं, ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, हर एग्जाम में आते हैं. चलिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 39 है. क्वेश्चन नंबर 39 है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियाज ट्रेड थ्रू आउट द कॉलोनियल पीरियड. चलिए इसका आंसर हो जाएगा एक्सपोर्ट सरप्लस, यानी कि निर्यात अधिशेष.
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं का उत्तराधिकारी निर्वासन देश से निकाला गया, मैं पैदा हुआ था और वह केवल 13 वर्ष का था जब उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। हुमायूं's heir was born in exile and was only a 13-year-old when his father died। इस क्वेश्चन का आंसर अकबर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को अप्रोच आप यहाँ से भी कर सकते हैं, 13 ईयर्स ओल्ड यानी कि 13 साल की उम्र में अगर कोई व्यक्ति है और वो गद्दी पर बैठ रहा है तो उसका नाम है अकबर। आपको पता होगा कि 1556 में अकबर के पिताजी की डेथ हो जाती है, यानी कि हुमायूं जी की मृत्यु हो जाती है। हुमायूं डाइड। और एक और बात अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊं कि अकबर ने एक दीन ए इलाही नाम का एक धर्म बनाया था, यानी कि एक रिलीजियन बनाया था। इसकी स्थापना की गई थी, दीन ए इलाही की किसने की थी? अकबर जी ने की थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द 5th ऑफ द 10th सिख गुरुज? 10 सिख गुरुओं में से 5वें गुरु का नाम क्या था? बताइए, गुरु अंगद जी, गुरु रामदास जी, गुरु अर्जन देव जी या गुरु हरगोविंद जी? इस क्वेश्चन का आंसर नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, गुरु अर्जन देव। ठीक है, गुरु अर्जन देव जो थे वो गुरुओं के 5वें सिख गुरु थे, सिखों के 5वें गुरु थे, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, कुतुब मीनार का नाम सूफी संत के नाम पर रखा गया था, किस सूफी संत के नाम पर रखा गया था? ऑप्शन ए इज सैयद वहीद अशरफ, ऑप्शन बी इज अलाउद्दीन साबर कल्यारी एंड ऑप्शन सी इज यवाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी एंड ऑप्शन डी इज कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार वाज नेम्ड आफ्टर द सूफी संत, ऑप्शन ए इज सैयद वहीद अशरफ, ऑप्शन बी इज अलाउद्दीन साबर कल्यारी एंड ऑप्शन सी इज यवाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी एंड ऑप्शन डी इज कुतुबुद्दीन ऐबक। बताइए, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वैसे अगर पूछता है कि कुतुब मीनार की जो शुरुआत की गई थी वो किसने की थी, तो ये की गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक जी द्वारा, लेकिन पूरा किसने किया था इसको? तो पूरा किया गया था ये इल्तुतमिश जी द्वारा। ये क्वेश्चन पूछ लेता है तो इसको आप याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि द सूरी किंग हु वॉज डिफीटेड बाय द हुमायूं टू रिगेन हिज किंगडम, मोहम्मद सूरी, शेर शाह सूरी, सिकंदर सूरी या फिर बहलोल सूरी? सूरी राजा को हुमायूं ने अपने साम्राज्य को फिर से हासिल करने के लिए हराया था। सूरी राजा का नाम पूछा गया है यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर है ये 43, आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सिकंदर सूरी। सिकंदर सूरी को हुमायूं जी द्वारा हराया गया था और वो हराया था बैटल ऑफ सरहिंद में। ये आप याद रखिए, बैटल ऑफ सरहिंद के नाम से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता है। और बैटल ऑफ सरहिंद जो हुआ था वो हुआ था 1555 में। ये भी आप डेट याद रखिए, जिसमें कि सिकंदर सूरी को हरा दिया गया था हुमायूं जी द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लो, बताइए किसने विश्व प्रसिद्ध हरमीनदार साहब का निर्माण किया, जिसे अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के रूप में जाना जाता है, यानी कि गोल्डन टेम्पल के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए इज गुरु अंगद देव, ऑप्शन बी इज गुरु अर्जन देव, ऑप्शन सी इज गुरु श्री हर राय एंड ऑप्शन डी इज गुरु रामदास। बताइए आंसर क्या होगा? चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा गुरु अर्जन देव। आपको मैंने अभी बताया था जो गुरु अर्जन देव थे ये सिखों के 5वें गुरु थे, यानी कि 5th नंबर के गुरु थे। ठीक है, और इन्होंने एक गुरु ग्रंथ साहिब की भी स्थापना इन्होंने ही की थी। गुरु ग्रंथ साहिब एक पवित्र, जिस प्रकार से गीता होता है उसी प्रकार से सिखों के लिए गुरु ग्रंथ साहिब होता है। ठीक है, इसको आप याद रखिए। किसने की थी? गुरु अर्जुन देव ने की थी। और गुरु अर्जुन देव जो थे वो 5वें गुरु थे, सिखों के 5वें गुरु थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इस क्वेश्चन का आंसर अगर देखोगे तो इस क्वेश्चन का आंसर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है किसने किसके शासनकाल में चीनी यात्री हुएनसांग भारत आया था? पहला ऑप्शन दे रखा है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन बी इज समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी इज चंद्रगुप्त, ऑप्शन डी इज हर्षवर्धन। बताइए। हुएनसांग जो है वो एक चीनी यात्री थे, ये सबको पता है। ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि हुएनसांग कौन थे, तो चीनी यात्री थे यानी कि ट्रेवलर थे। ये आए थे हर्षवर्धन के टाइम पीरियड पर। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, हर्षवर्धन के टाइम पीरियड पर। ये आप याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है भारत में प्रमुख बुद्ध संरचनाओं में से एक सारनाथ में स्तूप का निर्माण महान मौर्य राजा अशोक द्वारा किया गया था। भारत में प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से एक जो है वो सारनाथ में है और उसका नाम पूछा गया है, जिसका कि निर्माण महान मौर्य राजा अशोक जी ने करवाया था। बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका जो है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी कि धमेख। ये आप याद रखिए। ठीक है, और ये जो है अशोक जी द्वारा कब बनवाया गया था, ये भी आप याद रखिए। ये बनवाया गया था 249 बिफोर क्राइस्ट में। और अशोक जी के बारे में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कलिंगा से रिलेटेड। जो कलिंगा वॉर हुआ था वो कब हुआ था, तो वो हुआ था 261 बिफोर क्राइस्ट में। ये भी आप याद रखिए। सांची स्तूपा के बारे में भी पूछ लिया जाता है, वो भी याद रखिए। सांची स्तूपा कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है, ये आप याद रखिए। मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। ठीक है ना, शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश की गवर्नर कौन है? मध्य प्रदेश की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। ये भी आप याद रखिए। और आनंदीबेन पटेल जो है वो उत्तर प्रदेश की भी गवर्नर है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ जी। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि धमेख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि किसने मेहर उन निसा से शादी की जिसे उन्होंने नूर जहां की उपाधि दी थी? नूर जहां का मतलब होता है कि दुनिया की रोशनी, द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। ये नूर जहां का मतलब होता है। ठीक है, आंसर बताइए। तो इस क्वेश्चन का आंसर नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जहांगीर जी थे जिन्होंने मेहर उन निसा से शादी की थी और उन्हें नूर जहां की उपाधि दी थी। आप इसको याद रखिए, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि सिंहासन पर बैठने के लगभग 50 साल बाद 1605 में किसकी मृत्यु हो गई? उन्हें आगरा के बाहर सिकंदरा में दफनाया गया था। ऑप्शन ए इज अकबर, ऑप्शन बी इज औरंगजेब, ऑप्शन सी इज शाहजहां एंड ऑप्शन डी इज जहांगीर। बताइए। तो यहाँ पर दिया गया है कि 50 साल बाद 1605 में मृत्यु हुई थी। तो 1605 में जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी अकबर जी की। ठीक है, और इनको कहाँ दफनाया गया था? सिकंदरा में दफनाया गया था, जो कि कहाँ पर है? आगरा के पास में है। ठीक है, अगर अकबर जी के टाइम पीरियड की अगर हम बात करते हैं तो अकबर जी का जो टाइम पीरियड है वो है 1556 से लेकर के 1605 तक। ठीक है, 1556 में अकबर जी के पिताजी की मृत्यु हुई थी जिनका नाम था हुमायूं। ठीक है, आप ये भी याद रखिए। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अकबर जी, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है who has been called the architect king as during his reign the world witnessed a unique development of arts and culture of the Mughal empire। किसको उनके शासनकाल के दौरान वास्तुकार राजा कहा गया है? दुनिया ने मुगल साम्राज्य की कला और उन्नति एंड कल्चर, संस्कृति, यहाँ पर ये संस्कृति गलत लिख दिया है, इसको आप सही कर लीजिए, ये हो जाएगा संस्कृति। ठीक है, का एक अनूठा विकास देखा।
क्वेश्चन नंबर 49 है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जहांगीर। ठीक है, इसको आप याद रखिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यह के शासनकाल के अंतर्गत था जब मुगल साम्राज्य क्षेत्र संबंधित मामले में अपने चरम पर पहुंच गया था। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि मुगल एम्पायर जो था वो अपनी पीक पोजीशन पर था उस टाइम पर। कौन राजा था ये पूछा गया है बेसिकली। इसका आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यानी कि औरंगजेब। औरंगजेब के टाइम पीरियड पर ही मुगल साम्राज्य जो था वो अपनी एक पीक पोजीशन पर था, यानी कि अपने एक चरम पंथ पर था, यानी कि एक होता है ना पीक पॉइंट पर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। 25 क्वेश्चन मैं लेके आया था आज आपके लिए, तो 25 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। ठीक है, 25 क्वेश्चन हमने कल किए थे, तो टोटल 50 क्वेश्चन हो गए हैं। क्वेश्चन गाइज अगर अच्छे लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए थैंक यू गाइज।